Hello students, how are you all? So welcome in the physics class. Today we will solve the numericals of NCERT book. That is the numerical of chapter 2nd and some questions of NCERT book. So let us take the reasoning. There is a question from the NCERT book, that is example number 2.7. A part. It is asked that a comb run through once dry hair attracts small bits of paper. Why? जब हमारे पास क्या होता है, when the comb that runs through the dry hair, then it attracts the bits of the paper. तो इसका रीजन क्या है हमारे पास? Because due to the friction, the comb that gets charged. So due to the static electricity, it attracts the bits of paper. So क्या होगा हमारे पास? That due to friction with dry hair, comb gets charged. चार्ज हो गए हमारे पास. Hence it attracts the bits of paper. अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि इफ द हेयर इज वेट देन व्हाट विल हैपन, और इफ देयर इज रेनिंग. अब क्या होगा कि इफ द हेयर इज वेट देन व्हाट हैपन्स दैट the friction is not enough to charge the comb. मतलब इतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा कि ये कॉम को क्या कर सके, आपके पास चार्ज कर सके. Hence the comb that will not able to attract the bits of the paper. तो उस केस में आपके पास कॉम जो है वो उन पेपर के बिट्स को जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी. ठीक है. So when the hair is wet then the friction is not enough to charge the comb, hence it will not attract the bits of the paper. Second one बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास. देखो क्या होता है हमारे पास, मैं दो क्वेश्चन को, ये बी और सी पार्ट दोनों को मैं इकट्ठे एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर. हमारे पास क्या होता है कि इन द प्लेन द टायर ऑफ द प्लेन दीज आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग. थोड़े से कंडक्टिंग बनाए जाते हैं हमारे पास. क्यों बनाए जाते हैं? इवन पता ही है हम लोगों को कि जो रबर है दैट इज अ इंसुलेटर. स्टिल द टायर ऑफ द प्लेन दैट आर मेड कंडक्टिंग. अब हमें पता है कि दैट बिफोर टेकिंग अ फ्लाइट और आफ्टर द फ्लाइट द प्लेन दैट रन ऑन द रनवे, ऐसा ही होता है हमारे पास. सो ड्यूरिंग दैट time what happens that there is a friction of the plane with the air as well as with the ground. Hence the body of the plane that gets charged. अब चार्ज होगा then what happens that due to this charge there may be a spark and hence it may catch the fire. So this excess charge that must be discharged. ये क्या होना चाहिए आपके पास? डिस्चार्ज होना चाहिए. तो अब डिस्चार्ज कैसे होगा? हमें पता ही है कि जो अर्थ है दैट इज एट द जीरो पोटेंशियल. किसके ऊपर है बेटा आपके पास? जीरो पोटेंशियल के ऊपर है. सो दैट्स वाई द टायर ऑफ द प्लेन दैट आर मेड कंडक्टिंग सो दैट द एक्सेस चार्ज विच इज वर्कड ऑन द बॉडी ऑफ द प्लेन ड्यू टू द फ्रिक्शन दैट इज जस्ट पास टू द अर्थ थ्रू द टायर्स. वो सारा का सारा चार्ज जो है वो कहाँ पर पास हो जाएगा? आपके पास अर्थ में पास हो जाएगा. इसके थ्रू? टायर्स के थ्रू पास हो जाएगा. ये बात हो गई इसकी. दूसरी बात आपके पास, पहले होता था ये, अब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अब भी आपके पास वही है. द व्हीकल कैरिंग हाईली इन्फ्लामेबल मटेरियल आर प्रोवाइडेड विद द कंडक्टिंग रोप्स टचिंग द रोड. मतलब आगे उसके क्या होती थी? रोप्स लगी होती थी इस तरीके से जो कि रोड को टच करते थे. अब वो क्यों प्रोवाइड की जाती है? जैसे आप लोगों के पास हाईली इन्फ्लामेबल मटेरियल, जैसे मान लो आपके पास पेट्रोलियम लेकर के जा रही है कोई गाड़ी, ठीक है, या आप लोगों के पास क्या है? गैस है, CNG आप लोगों के पास है, ठीक है, इस तरीके से. तो ये सारे के सारे मटेरियल कौन से आ गए? हाईली इन्फ्लामेबल मटेरियल्स. अब
क्या होता है इसमें भी, ड्यू टू द फ्रिक्शन द बॉडी ऑफ द व्हीकल दैट गेट्स चार्ज्ड। अब ड्यू टू द स्पार्क द हाईली इन्फ्लामेबल मटेरियल दैट मे कैच द फायर। इसीलिए आपके पास द चार्ज बल्ब दैट इज पास टू द अर्थ थ्रू दीज कंडक्टिंग रॉड्स। ठीक है, इन कंडक्टिंग रॉड से क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है कहाँ पर, अर्थ में। साथ के साथ ही जैसे जैसे डेवलप होता जाता है वैसे वैसे कहाँ पर पास होता जाता है। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल कोई भी इस तरह की रोप्स जो होती हैं आपके पास, कंडक्टिंग रोप्स हम लोग इनको बोलते हैं, रॉड्स नहीं, रोप्स आप लोग बोलते हैं, तो आजकल तो नहीं लगी होती हैं, तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। तो आजकल क्या किया गया है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो जैसा सिस्टम किस में किया गया है, प्लेन में किया गया है आपके पास, वैसा ही व्हीकल में कर दिया जाता है कि दैट द टायर्स ऑफ द व्हीकल कैरिंग हाईली इन्फ्लामेबल मटेरियल दैट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग सो एज द चार्ज डेवलप्ड ऑन द बॉडी ऑफ द व्हीकल कैरिंग हाईली इन्फ्लामेबल मटेरियल दैट इज पास्ड थ्रू द अर्थ। साथ के साथ वो क्या होता जाएगा आपके पास, अर्थ में पास होता जाएगा। ठीक है, अब डी पार्ट हमारे पास आता है यहाँ पर। इसमें बोला गया है कि भाई आपके पास अगर अ बर्ड पर्चिंग ऑन द हाई वोल्टेज लाइन, ठीक है, डू नॉट गेट एनी शॉक, उसको कोई भी शॉक जो है वो नहीं लगता है। बट इवन a person that is standing on the surface of the earth barefoot that touch the high voltage line, then what happens that he gets a fatal shock. Fatal shock means आपके पास even it can cause the death. So हमें पता है कि करंट जो है हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम कहाँ से, हाई वोल्टेज टू वेयर दैट इज अ लो वोल्टेज, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारे पास फ्लो करेगा। So current that flows due to the potential difference. Earth is always at zero potential. जब हमारे पास क्या है कि जो बर्ड है that is sitting on only one line, एक लाइन के ऊपर बैठा हुआ है आपके पास, ठीक है, एक ही वायर के ऊपर बैठा है। So there is a no potential difference, मतलब एक ही वोल्टेज है, जितने वोल्टेज यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर है। So there is a no potential difference. So what happens that नो करंट दैट फ्लोज थ्रू द बॉडी ऑफ द बर्ड। लेकिन हमारे पास अगर हम लोग यहाँ पर आपके पास मान लो ये सरफेस आ गया अर्थ का, हम लोग यहाँ से टच कर रहे हैं इसको, नाउ व्हाट हैपेंस, इट इज एट जीरो पोटेंशियल और यहाँ पर मान लो आपके पास हाई वोल्टेज है, मान लो मैंने मान लिया ये 11,000 वोल्ट के ऊपर है। नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे इसको हम लोगों ने टच किया, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया एंड very large amount of current that flow through our body, hence we get a fatal shock. उसी की वजह से हम लोगों को क्या लगता है, शॉक लगता है। तो इसका सिंपल से लिखना है आप लोगों ने, that the earth provides a potential difference, hence the current flows through the human body due to the potential difference. So the human or the person that gets a fatal shock due to the flow of the current due to the potential difference. उसी की वजह से उसको क्या लगाएगा, fatal shock लगा। ठीक है, हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 2.8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2.8 की बात करें तो हम लोग 2.8 डाइलेक्ट्रिक्स जो हम लोगों ने रखा था, आप लोगों ने ऐसे नहीं सॉल्व करना है जैसे बुक में किया है, जैसे मैं करूँगा बेटा वैसे ही आप लोगों ने करना है इसको। इसमें बोला गया है कि दैट अ स्लैब ऑफ द मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज द थिकनेस 3/4 D, where D is the separation between the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? तो हमें पता है that the capacitance, this is example number 2.8. Capacitance with the air between the plates, that is epsilon naught A by D, parallel plate capacitor. With the dielectric slab, capacitance of capacitor with dielectric slab
ऑफ थिकनेस टी हम लोग ने मान लिया, इसकी थिकनेस टी है, तो हमने निकाला था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। एक ये था, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। इस तरीके से हम लोगों ने ये निकाला। अब t की वैल्यू जो है पास थिकनेस दे रखी है 3/4 ऑफ d। कितना दे रखा है? 3/4 ऑफ d, इतनी आपके पास थिकनेस दे रखी है। तो हमारे पास का डिस्टेंस c दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस 3/4 ऑफ d प्लस 3/4 और ये आ गया k आपके पास। इसकी वैल्यू पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 3 1 हो जाएगा आपके पास। सो c दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन दिस इज 1/4 d प्लस 3/4 और ये k आपके पास। और साथ में अच्छा ये d भी था साथ में आपके पास 3/4 ऑफ d, जस्ट दिस इज d, ठीक है, 3/4 ऑफ d। अब 1/4 d कॉमन है मेरे पास, मैं कॉमन ले लेता हूँ। दिस वन इज 1 अपॉन 4 d, मैंने ले लिया कॉमन। इनसाइड बच के मेरे पास 1 प्लस दिस इज कितना बच गया बेटा आपके पास? दैट इज 3/k, क्योंकि 4 बाहर चला गया। दिस वन इज 1 d भी आपके पास बाहर चला गया, तो ये बच गया हमारे पास किसके बराबर? दैट इज c इज इक्वल टू किसके बराबर? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन दिस इज 1/4 d इंटू दिस इज k प्लस 3 अपॉन k। इसको मैं देखूं तो ये 4k हो जाएगा, 4k ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास बच गया ये किसके बराबर? दैट इज c इज इक्वल टू दैट इज 4k अपॉन दैट इज k प्लस 3 और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट a बाई d। अब ये एप्सिलॉन नॉट a बाई d इसके बराबर है c नॉट के बराबर। सो दिस कैपेसिटेंस c दैट इज इक्वल टू 4k अपॉन k प्लस 3 c नॉट। इतना कैपेसिटेंस आपके पास ये हो जाएगा 10, ठीक है। इसकी वैल्यू भी दी जा सकती है, आपके पास k की वैल्यू भी दी जा सकती है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3.9 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। हम लोग बात करते हैं 3.20 की, सॉरी 2.20, क्वेश्चन नंबर 2.20। ए पार्ट है इसमें बोला गया कि दैट 100 पिको फैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 100 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। बी पार्ट पूछा गया था कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिको फैराड कैपेसिटर, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। पहले हमारे पास क्या दे रखा है? C1 दैट इज इक्वल टू 900 पिको फैराड। 900 पिको फैराड मतलब आपके पास दिस इज 900 into 10 raised to power minus 12 फैराड, मींस हम लोग बोल सकते हैं 9 into 10 raised to power minus 10 फैराड। दिस इज द कैपेसिटी, इट इज चार्ज टू 100 वोल्ट। एनर्जी हम लोगों ने निकालनी है, तो एनर्जी की बात करें E1 दैट इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर मीन्स हाफ। C1 कितना है? 9 into 10 raised to power minus 10 और V1 स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर। सो दिस E1 दैट इज इक्वल टू 4.5, ये डिवाइड कर दिया मैंने 10 raised to power 9 और 10 raised to power minus 10 into 10 raised to power, यहाँ से आ जाएगा 100 का स्क्वायर, आ गया 4। तो ये हमारे पास बच गया E1 दैट इज इक्वल टू 4.5 into 10 raised to power minus 6 जूल। दिस वन इज एनर्जी स्टोर। बी पार्ट की बात करें हम लोग तो C2 ये भी कितना है?
900 पिको फैराड के बराबर, मतलब 9 × 10⁻⁻10 फैराड। लेकिन ये है अनचार्ज, इसका मतलब V2 हो गया 0 का। तो जब एनर्जी निकालनी है टोटल सिस्टम में निकालनी है, इसके साथ कनेक्ट किया गया इसको, तो इनका आएगा कॉमन पोटेंशियल। तो हम लोग पहले निकाल देंगे कॉमन पोटेंशियल। सो कॉमन पोटेंशियल V = C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2, दैट इज इक्वल टू C1 कितना है 9 × 10⁻⁻10, V1 कितना है 100 + 9 × 10⁻⁻10 × 0, V2 0 है। C1 + C2 देखो दोनों बराबर हैं, 9 + 9 लिख दिया मैंने और 10⁻⁻10 कॉमन आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से ये तो हो गया 0, तो V हमारे पास आ गया V दैट इज इक्वल टू किसके बराबर 9 × 10⁻⁻10 × 100, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। यहाँ से बच गया आपके पास 18 × 10⁻⁻10, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 9 × 2 = 18 और ये आ गया आपके पास 50। तो V आपके पास आ गया कितना, दैट इज 50 Ω। अब निकालिए एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ द सिस्टम E2 दैट इज हाफ, अब दो जुड़ गए C1 + C2 × कॉमन पोटेंशियल V2 आपके पास आएगा। सो E2 = हाफ × C1 कितना है आपके पास 9 × 10⁻⁻10, तो उसको कॉमन ले लूंगा, दूसरा भी 9 है 10⁻⁻10 और V1 स्क्वायर मतलब दैट इज 50 का स्क्वायर। सो दैट इज E2, यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं, E2 = कितना हो गया 1/2 × 18 × 10⁻⁻10, ये 50 का स्क्वायर करूंगा मैं तो आ गया 25 × 10⁻², ये हमारे पास है। सो E2 = कितना आ गया 9 × 10⁻⁻10 × 25 × 10⁻²। सो E2 दैट इज इक्वल टू 25 9 = 25 10⁻⁻8 जूल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ E2 दैट इज इक्वल टू 2.25 × 10⁻⁸ जूल। अब ये एनर्जी आपके पास बची जो इसमें स्टोर है सिस्टम में। इसका मतलब पहले एनर्जी थी इतनी, अब बच गई ये, तो इसका मतलब कुछ एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई। तो एनर्जी लॉस अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग, एनर्जी लॉस दैट इज इक्वल टू E1 - E2, तो कितना एनर्जी लॉस आ जाएगा, तो दिस वन इज 10⁻⁻6 आ जाएगा, 10⁻�6, क्योंकि ये 2 पॉइंट हम लोग ने यहाँ पे गए। तो एनर्जी लॉस कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 2.25 × 10⁻⁴ में से 2.25 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2.25 ही बच जाएगा। सो एनर्जी लॉस दैट इज इक्वल टू 2.25 × 10⁻⁶ जूल के बराबर आपके पास आ जाएगा, अगर एनर्जी लॉस आप लोगों से पूछा गया हो तो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग बात करें, अब ये क्वेश्चंस जो हैं खत्म हो गए हैं। वेन डी ग्राफ जनरेटर आपके पास हट गया है, सिलेबस से हट गया है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज से, NCERT, ये जो NCERT की एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चंस लेके चलेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चंस हम लोग बात के लिए रखेंगे, कुछ आप लोगों को दूंगा, कुछ दिए थे मैंने। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4, शायद आप लोगों ने कुछ बच्चों ने किया था ये 2.4। A spherical conductor of radius, कंडक्टर की रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 × 10⁻⁻2 मीटर। This one is given. Has a charge of 1.6 × 10⁻⁷ coulomb. This one is a charge on the spherical conductor. Distributed uniformly on its surface. What is the electric field? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पहले निकालना है इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर पता ही आप लोगों को, एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, देयरफॉर इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 0।
इसका अर्गर्ड यूज करना आप लोगों ने। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। दूसरा पूछा गया जस्ट आउटसाइड द सरफेस, तो फार द पॉइंट जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर और द स्फेरिकल कंडक्टर, द कंडक्टर विल बिहेव एज, और द spherical conductor that will behave as if whole of its charge that is concentrated at its center। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास E किसके बराबर आ जाएगा, that is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square। That's so E that is equal to Q कितना होगा 1.6 into 10 raised to power minus 7, 1 upon 4 pi epsilon naught 9 into 10 raised to power 9, और R आपके पास 12 into 10 raised to power minus 2 का स्केल। इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। अब यहाँ से देखें तो E दैट इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 16 into 10 raised to power minus 8 into 9 into 10 raised to power 9 अपॉन यहाँ से 144 into 10 raised to power minus 4। ठीक है, सो E दैट इज इक्वल टू 69 का 144, यहां से बच गया 10 और ये 10 रेस्ट पावर माइनस 4 ऊपर जाकर हो गया प्लस, डिवाइडेड बाय 144। तो यहां से हमारे पास 144 से 144 कैंसिल आउट, सो E दैट इज इक्वल टू 10 रेस्ट पावर 5 न्यूटन पर, ये है हमारे पास। ठीक है, अब सी पार्ट हमारे पास पूछा गया कहां पर, that we have to find out the electric field intensity at a point at a distance 18 centimeter। 18 centimeter means 18 into 10 raised to power minus 2 मीटर, इतने डिस्टेंस के ऊपर हम लोगों ने निकाला। तो फिर से वही फार्मूला है हमारे पास, E is equal to किसके बराबर Q upon 4 pi epsilon naught r square। So E that is equal to Q कितना है 1.6 into 10 raised to power minus 7, हाँ यही था आपके पास 1 upon 4 pi epsilon naught 9 into 10 raised to power 9 r square 18 into 10 raised to power minus 2 का whole square। So E that is equal to 16 into 10 raised to power minus 8, 9 into 10 raised to power 9 divided by 18 into 10 raised to power minus 4। ठीक है, so 9 2s are 18, 2 8 का और 4 और 9, तो यहाँ से बच जाएगा आपके पास E is equal to कितना बच जाएगा बेटा आपके पास 40 upon 9, क्योंकि 10 बचेगा यहाँ से और ये 10 raised to power 4 ऊपर चला गया। सो E that is equal to 9 4s are 36, 9 4s are 36, मतलब ये 10 raised to power 4 न्यूटन पर। दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यही आपके पास इसकी वैल्यू है। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.5 की। 2.5 इसको देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया कि दैट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। C naught epsilon naught E by D that is equal to 8 picofarad। ये हमारे पास है। ठीक है, what will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half। मतलब अब नया कैपेसिटेंस निकालना है जब प्लेट्स क्या हो गया आपके पास डिस्टेंस जो है दैट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। हमारे पास ये कर दिया गया दिस D डैश दैट इज इक्वल टू D by 2 और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया हमारे पास कितना, एंड the space between them is filled with the substance of dielectric constant 6 से इसको ये हमारे पास बीच में फिल कर दिया। तो नया कैपेसिटेंस देखते हैं, बाकी एरिया तो वही रखा, क्या हो जाता है आपके पास कैपेसिटेंस दिस इज A epsilon naught A upon D by 2, मतलब दिस इज इक्वल टू 2
2k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। सो ये कैपेसिटेंस आपके पास किसके बराबर आएगा 2k, और ये किसके बराबर है c नॉट के बराबर। सो c दैट इज इक्वल टू 2 इंटू k 6 के बराबर है, और c नॉट किसके बराबर 8 पिको फैराड के बराबर। सो c दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया कितना 96 पिको फैराड। दिस वन इज द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये 2.6 आप लोगों ने कर लिया होगा, 2.7 आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि सिंपल से कॉम्बिनेशन किए हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन का है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। नहीं किए होंगे जिसने उसने करने हैं ये क्वेश्चन 2.6 एंड 2.7 आप लोगों ने खुद से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं आप लोगों को। मैं बात कर रहा हूँ 2.8 की, क्वेश्चन नंबर 2.8 में क्या बोला गया है कि दैट in a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 raised power minus 3 meter square। मतलब एरिया दे रखा है 6 into 10 raised power minus 3 meter square। This one is the area of each plate and distance between the plates। डिस्टेंस दे रखी है प्लेट्स के बीच की 3 mm, मतलब 3 into 10 raised power minus 3 meter। This one is given। ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। पहले तो ये निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, हम लोगों ने निकालना है। तो C दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d के बराबर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 raised power minus 12। एरिया कितना है बेटा 6 into 10 raised power minus 3 upon distance that is 3 into 10 raised power minus 3। ये तो कैंसिल आउट और यहाँ से कुछ कहेंगे 2। सो दिस दैट इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 10 8 दूनी 16 और 1 17, 8 दूनी 16 और 1 17, 10 raised power minus 12। सो मैं इसको लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू 1.77 into 10 raised power minus 11 फैराड। मीन्स आपके पास C दैट इज इक्वल टू 1.8 into 10 raised power minus 11 फैराड, या फिर मैं इसको C को लिख देता हूँ 18। इस 10 को नीचे ले जाऊँ तो आपके पास 10 raised power minus 12 फैराड के बराबर। सो C दैट इज इक्वल टू 18 पिको फैराड के बराबर। ठीक है, दूसरी चीज पूछी गई है हम लोगों से कि दैट इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब क्या दिया गया, ये तो कैपेसिटेंस निकाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये दिस वन इज द कैपेसिटेंस। अब V कितना दे दिया गया 100 वोल्ट। हमने क्या निकाला, चार्ज निकाला Q, चार्ज ऑफ ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर Q दैट इज इक्वल टू C into V। C कितना है 18 into 10 raised power minus 12 और B कितना है 100। तो कितना बचेगा बेटा आपके पास Q दैट इज इक्वल टू 18 into 10 raised power minus 10 कूलम। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू 1.8 into 10 raised power minus 9 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला गया है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन द एक्सरसाइज 2.8। मतलब इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, आप 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। 3 mm मतलब पूरा का पूरा स्पेस जो है फिल कर दिया किससे, माइका शीट से कर दिया गया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है 6 दे रखा है। वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। क्या होगा, while the voltage supply remain connected after the voltage supply were disconnected। देखते हैं, तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या क्या है। देखो इसमें हमने जो निकाला उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, और जो हमारे पास नई चीजें हैं उनको हम लोग यूज करेंगे। 2.9 की बात करते हैं। पहली बात C नॉट हमने निकाला था कितना 18 पिको फैराड, मतलब 18 into 10 raised power, मतलब मैं ऐसे ले लेता हूँ 18 पिको फैराड। जैसे ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटेंस आया है। ठीक है, चार्ज पहले V नॉट
पहला केस इसमें बोला गया है व्हेन वोल्टेज, पहली चीज बोली गई है कि दैट व्हेन द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, व्हेन वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। देखो कैपेसिटेंस दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चार्ज एंड वोल्टेज, तो हमारे पास यहाँ पर के की वैल्यू और दे रखी है, यहाँ पर के आपके पास कितना दे रखा है, के दैट इज इक्वल टू 6 के बराबर। तो न्यू कैपेसिटेंस सी दैट इज इक्वल टू के सी नॉट के बराबर, दैट इज के कितना है 6 × 18 पिकोफैराड, दैट इज 108 पिकोफैराड। ये तो कैपेसिटेंस, ठीक है। वोल्टेज सप्लाई दैट रिमेन्स कनेक्टेड, इट मींस आपके पास द फाइनल वोल्टेज दैट इज इक्वल टू इनिशियल वोल्टेज, तो ये आपके पास रहेगा 100 वोल्ट। और चार्ज Q दैट विल बिकम्स K टाइम्स, ये हमने किया हुआ है, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था। तो K की नॉट मतलब आपके पास K कितना आ गया 6, 1.8 × 10⁻⁻9 कूलम, तो ये आपके पास आ गया कितना Q दैट इज इक्वल टू 10.8 × 10⁻⁻9 कूलम मीन्स 1.08 × 10⁻⁸। दूसरी बात बी, व्हेन वोल्टेज सप्लाई, क्या किया गया इसको, आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, जब सप्लाई को क्या कर दिया गया डिस्कनेक्टेड, आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने सप्लाई, तो कैपेसिटेंस के ऊपर मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज के सी नॉट जो किया था हम लोगों ने 6 × 18 पिकोफैराड मींस दैट इज इक्वल टू 108 पिकोफैराड के बराबर आपके पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इस केस में चार्ज जब सप्लाई डिस्कनेक्टेड हो जाती है तो चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, दैट विल रिमेन Q नॉट मींस आपके पास 1.8 × 10⁻⁹ के बराबर, ठीक है। और पोटेंशियल दैट विल गेट डिक्रीज बाय K, सो इट विल कम्स आउट टू बी 100/6 कितना आ जाएगा ये 16 पॉइंट यहाँ से 6 वोल्ट, दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये क्वेश्चन आपके पास हो गया कौन सा 2.9। इस तरीके से आप लोगों ने वो रिजल्ट जो है ध्यान में रखने हैं, इस तरीके से आप लोग जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रीजनिंग की थी उससे ये ध्यान में रखें। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2.10। इसमें बोला है 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस दे रखा है 12 पिकोफैराड मींस 12 × 10⁻⁻12 फैराड, ठीक है। वोल्टेज है कितने 50 वोल्ट, एनर्जी निकालने हम लोग ने E दैट इज इक्वल टू हाफ CV², सो हाफ C कितना है 12 × 10⁻⁻12 और यहाँ पर 50 का स्क्वायर, सो E दैट इज इक्वल टू ये 6 × 10⁻⁻12 ये 6 हो गया, और यहाँ पर आ गया 25 × 10⁻², या ठीक है। सो E दैट इज इक्वल टू 150 × 10⁻⁻10, so E that is equal to 1.50 × 10⁻⁸। so ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, E is equal to 1.5 × 10⁻⁸ जूल के बराबर से एनर्जी का, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वन, जो आपके पास क्वेश्चन है 2.11, इसकी बात करते हैं हम लोग 2.11।
2.11. A 600 picofarad capacitor is charged by 200 supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? C1 दे रखा है 600 picofarad, मतलब 600 into 10 raised to power minus 12 farad, that is 6 into 10 raised to power minus 10 farad. ठीक है, और इसको कितने तक किया गया हमारे पास? दैट इज चार्ज टू 200 वोल्ट. ये हमारे पास किया. ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है? C2, दैट इज आल्सो 600 पिकोफैराड, मतलब 6 into 10 raised to power minus 10 फैराड के बराबर, और ये है अनचार्ज, मतलब V2 दैट इज इक्वल टू 0. लॉस इन एनर्जी निकालने तो आपके पास दो तरीके हैं. या तो पहले की एनर्जी, इसकी एनर्जी निकाल दो, इसमें तो 0 है, हाफ C1 V1 स्क्वायर, उसके बाद कॉमन पोटेंशियल निकालो, फिर कॉमन एनर्जी निकालो E2 दैट इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, और E1 में से E2 को क्या कर दो? माइनस कर दो. वो प्रोसेस है. या फिर लॉस ऑफ एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला लगा दो. लॉस ऑफ एनर्जी हमने फार्मूला किया था C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2. ये फार्मूला. सो दिस इज लॉस इन एनर्जी. लॉस ऑफ एनर्जी आपके पास C1 कितना है? 6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 10 इंटू 6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 10. ये V1 आपके पास कितना है? 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, दोनों बराबर हैं तो 6 प्लस 6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 10. ये है हमारे पास. तो ये तो हो गया कैंसिल आपके पास. ठीक है, तो बच गया आपके पास 6 इंटू 6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 10. यहाँ पर 200 का स्क्वायर आ जाएगा तो 2 इंटू 4 इंटू 10 रेस्ट पावर 4 बच गया हमारे पास. और यहाँ से आ गया 2 इंटू 12 10. तो 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास. तो बच गया 6 इंटू 10 रेस्ट पावर minus 6 joule. This one is a loss in the energy, loss of energy in the capacity. दूसरे केस में भी यही आएगा आपके पास. अगर आप लोग करना चाहो तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा नया कंसेप्ट हम लोग करते हैं. यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग वो थोड़ा सा अलग तरीके का है, उसको देखते हैं हम लोग. ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2.15 एडिशनल एक्सरसाइज है 2.15. इसमें क्या बोला गया? स्फेरिकल शेल कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 हैज अ चार्ज Q. ये है हमारे पास. ये स्फेरिकल शेल है, कंडक्टिंग शेल, अलग अलग रेडिया इसकी दे दी गई है आपके पास. दिस इज सेंटर, वो मान लेना. ये R1 और ये आउटर रेडियस R. ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है क्योंकि सारा का सारा चार्ज बाहर हो जाएगा, तो ये चार्ज है Q. ये है. अब क्या बोला गया कि दैट ए पार्ट की बात करेंगे हम लोग. अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल. ये पॉजिटिव रखते हैं. ठीक है, यहाँ पर सेंटर के ऊपर रख दिया गया इसके. व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल. अब ये रखा गया हमारे पास क्योंकि अंदर तो नेट चार्ज 0 होगा आपके पास. तो बाय इंडक्शन व्हाट है पास? इक्वल नेगेटिव चार्ज दैट इज डेवलप्ड ऑन द इनर सरफेस. ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा बाय इंडक्शन.
तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज आपके पास बाहर वाले सरफेस के ऊपर डेवलप हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज, जितना अंदर नेगेटिव चार्ज हुआ उतना ही बाहर कितना हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर आ गया माइनस स्मॉल क्यू, तो यहाँ पर प्लस आ गया स्मॉल। ये तो बाहर वाले सरफेस के ऊपर नेट चार्ज हो गया क्यू प्लस क्यू, और अंदर वाले सरफेस के ऊपर आ गया माइनस क्यू। ठीक है, तो हम लोग आप निकालेंगे दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहला आपके पास और इनर सरफेस सिग्मा 1 चार्ज और इनर एरिया। चार्ज है इसके ऊपर माइनस क्यू, ये माइनस क्यू लगाना है, माइनस क्यू अपॉन एरिया 4 पाई आर स्क्वायर अपर आर स्क्वायर। ऑन आउटर सरफेस टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा यहाँ पर Q प्लस Q, ये आ गया टोटल चार्ज अपॉन एरिया 4 पाई R2। दिस वन इज द चार्ज। बी पार्ट इसमें क्या पूछा गया कि दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी 0 इवन इफ द शेल इज नॉट स्फेरिकल बट हैज इरेगुलर शेप। एक्सप्लेन। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। ठीक है, क्या होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, आपके पास आंसर क्या आएगा यस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी दैट इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज 0, जो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग, because it provides electrostatic shielding. It provides electrostatic shielding. कोई सी भी हो आपके पास, चाहे कोई भी शेप हो, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द शेप। शेप से क्या है ये इंडिपेंडेंट, क्योंकि कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा इसके अंदर, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर 2.20 की बात करेंगे हम लोग। 2.20 ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि दैट टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई A and B आर कनेक्टेड ईच अदर बाय अ वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सरफेसेस ऑफ द टू स्फीयर्स। दो स्फीयर्स हैं, उनको वायर के साथ कनेक्ट कर दिया गया। इट मींस चार्ज फ्लो करेगा एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर तक। तो इसका मतलब आप लोगों के पास क्यों, क्योंकि आपके पास कब तक करेगा, आपके पास जो चार्ज फ्लो करता है दैट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हाई पोटेंशियल टू द बॉडी एट लो पोटेंशियल। कब तक आपके पास फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका मतलब एज द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, therefore पोटेंशियल जो है उनका क्या आएगा सेम आएगा। तो इसका मतलब आपके पास V1 दैट इज इक्वल टू V2, यही होगा। तो इसका मतलब V1 Q अपॉन Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले की रेडिएशन A इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। तो मैं अगर रेशियो निकालूं Q1 ओवर Q2 की, तो Q1 अपॉन Q2 दैट इज इक्वल टू A अपॉन D। लेट इट बी नंबर 1। देखो ये Q1 अपॉन Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइड पे चला जाएगा B उस साइड। सो नाउ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड intensities E1 over E2
Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बी स्क्वायर। तो यहां से मैं देखूं तो मेरे पास आ गया Q1 अपॉन Q2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यूजिंग 1। Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू 1 से यूज कर रहा हूं, सो यूजिंग 1 इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल Q1 ओवर Q2 किसके बराबर है, ए अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इससे बेटा ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आएगा E1 ओवर E2 दैट इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अब बोला गया है कि इसी कंसेप्ट को यूज करके एक्सप्लेन करो कि दैट द चार्ज डेंसिटी एट द शार्पर ऑफ द पॉइंटेड एंड्स इज लार्ज देन दैट एट द फ्लैट एंड्स। हमारे पास यही पूछा गया है कि दैट क्या बोला गया है कि दैट यूज द रिजल्ट obtained to explain why the charge density on the sharp and pointed ends of the conductor is higher than on its flatter points or portions। So charge density निकालते हैं हम लोग यहाँ पर अगेन सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 चार्ज पर एरिया Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आता है E स्क्वायर अपॉन Q2 अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर। सो सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 की बात करें तो Q1 ओवर Q2 और यहाँ से आ गया बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यूजिंग 1। यहाँ से फिर से यूज करते हैं हम लोग यूजिंग 1 सिग्मा 1 ओवर सिग्मा 2 इज इक्वल टू किसके बराबर ए अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू बी अपॉन ए। सो दिस इज द रेडियस फॉर द फर्स्ट स्फीयर एंड दिस इज द रेडियस फॉर द सेकंड स्फीयर। सो इट मींस वी कैन से दैट दिस चार्ज डेंसिटी दैट वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस। तो इसका मतलब अगर पॉइंटेड एंड क्या होगा, पॉइंटेड होगा तो रेडियस स्मॉल होगी, इट मींस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। हेंस द चार्ज डेंसिटी इज लार्ज एट द पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट द चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड्स ऑफ द पॉइंटेड एंड्स इज लार्ज। चार्ज डेंसिटी एट पॉइंटेड एंड्स is a large and vice versa। ठीक है, एक चीज और करते हैं हम लोग यहाँ पर, कई बार पूछा जाता है कि दैट व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर। हम लोगों ने जो चार्ज निकाला है कैपेसिटर के वो निकाला है एक प्लेट के ऊपर, मतलब जितना एक प्लेट के ऊपर चार्ज उतना ही अपोजिट पोलैरिटी का दूसरी प्लेट के ऊपर आता है। तो नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर की बात करें अगर हम लोग, कई बार पूछा जाता है तो इसको नोट रखना है आप लोगों ने कि नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू प्लस क्यू माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू 0। हमेशा क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं वो आप लोगों ने करने हैं और कुछ बाकी जो बचे हैं अदर क्वेश्चंस वो हम लोग बाद में करेंगे। तो आज के लिए बेटा आप लोगों के पास इतना ही है, ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप लोगों को मिलेगा। इसके क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, बाकी रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस करने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे।